नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसने जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 11 सितंबर 2001। हम यहाँ सिर्फ आंकड़ों या रिपोर्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों की आंखों से इस दिन को देखेंगे जिन्होंने इसे बहुत करीब से जिया है। हम बात करेंगे बेइंतहा नुकसान की, लेकिन साथ ही इंसान की कभी न टूटने वाली हिम्मत की भी। जरा सोचिए, एक आम सी सुबह और अचानक कोई कहता है, मैंने सोचा लोग विमानों को इमारतों से क्यों टकरा रहे हैं। ये अकेला वाक्य ना उस खौफनाक सुबह के अविश्वास को, उस कंफ्यूजन को पूरी तरह बयां कर देता है। किसी को लिटरली किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक खूबसूरत सी सुबह अचानक इतने बड़े दुस्वप्न में कैसे बदल गई। हर कोई बस एक अजीब से खौफ और असमंजस में था। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस तबाही की सुबह से। विमानों के टकराने के ठीक बाद टावर्स के अंदर लिटरली भगदड़ मची थी। लोग बचने के लिए सीढ़ियों की तरफ भाग रहे थे, चीख पुकार थी। और इसी बीच नॉर्थ टावर की लॉबी में एक फायर फाइटर थे, जॉन मोराबिटो। उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो ताउम्र उनका पीछा नहीं छोड़ पाई। बूम बूम। अब ध्यान दीजिए, ये कोई गिरते हुए मलबे या मशीनों की आवाज नहीं थी। ये उन लाचार लोगों के शरीरों के सड़क से टकराने की आवाज थी जो ऊपर की भयंकर आग से बचने के लिए मजबूरी में सीधे नीचे कूद रहे थे। ये वो पल था जब नीचे खड़े बचाव कर्मियों को भी असलियत का अंदाजा हो गया था कि ऊपर हालात वाकई बेकाबू हो चुके हैं। अब यहाँ देखिए, एक तरफ वो प्रलय थी और दूसरी तरफ कर्तव्य और परिवार के बीच फंसी भावनाएं। एक बहुत ही दर्दनाक विरोधाभास है यहाँ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साये में ही एक हाई स्कूल था, जहाँ की प्रिंसिपल एडा डॉल्च अपने 500 छात्रों को किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रही थीं। वो अपनी जिम्मेदारी तो निभा रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल खौफ से बैठा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी सगी छोटी बहन वेंडी उसी नॉर्थ टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर फंसी थी, जहां से अब बचने का शायद कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आता है वो पल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, ट्विन टावर्स का ढहना। जो इमारतें कभी न्यूयॉर्क शहर का गुरूर हुआ करती थीं, वो अब अपने ही भारी वजन और उस भीषण आग के आगे घुटने टेकने लगी थीं। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। सुबह 9:55 तक दोनों टावर्स की ऊपरी मंजिलें आग की लपटों में घिरी थीं और फिर अचानक से साउथ टावर भरभरा कर नीचे आ गिरा। एक चीरती हुई आवाज, एक ऐसा भयंकर हवा का झोंका जिसने लोगों को लिटरली जमीन से उखाड़ फेंका। कुछ ही देर बाद नॉर्थ टावर और पास की बिल्डिंग 7 भी गिर गई। उस वक्त का लोअर मैनहट्टन कैसा दिख रहा था? बिल्कुल किसी न्यूक्लियर विंटर की तरह, जैसे कोई परमाणु हमला हुआ हो। चारों तरफ सिर्फ राख का बवंडर था और एक खौफनाक सन्नाटा। अब आते हैं इसके बाद के हालातों पर। ग्राउंड जीरो पर जो बचाव कार्य शुरू हुआ, टावर्स के गिरने के बाद जब वो धूल का गुबार थोड़ा छटाना, तो जो मंजर सामने था वो किसी ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। 16 एकड़, पूरे 16 एकड़ का इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका था और इसी विनाशकारी जगह को तुरंत नाम दिया गया ग्राउंड जीरो। हवा में जलते हुए तारों और धातुओं की वो अजीब सी गंध थी। सब कुछ एक राख के विशाल समंदर में तब्दील हो चुका था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जलते हुए स्टील और कंक्रीट के मलबे का वजन था जो करीब 7 मंजिल की ऊंचाई तक फैला था। जरा इमेजिन कीजिए इस लॉजिस्टिक नाइटमेयर को। बचाव कर्मियों के सामने ये एक पहाड़ जैसा था जिसके नीचे न जाने कितने सैकड़ों लोग जिंदा दबे हो सकते थे, और उन्हें बाहर निकालना था, वो भी बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के और बेहद कम साधनों के साथ। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है वो है ये पास अलार्म। देखिए, होता क्या है कि जब कोई फायर फाइटर 30 सेकंड तक बिल्कुल नहीं हिलता तो उसके ऑक्सीजन टैंक से एक बहुत तेज और डरावनी सी आवाज आने लगती है। रिटायर्ड फायर फाइटर ली आयोल्पी जब मलबे में अपने बेटे जोनाथन को ढूंढने पहुंचे तो उन्हें लगातार यही खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें चीख चीख कर बता रही थी कि नीचे कोई फायर फाइटर बेहोश पड़ा है और उसे तुरंत मदद चाहिए। और इन लोगों को बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। वहां भारी मशीनों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके भारी वजन से मलबे के नीचे अगर कोई जिंदा है तो वो कुचला जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, वहां जो लावारिस मशीनें पड़ी थी उन्हें हॉट वायर करके स्टार्ट किया। लेकिन ज्यादातर खुदाई बचाव कर्मियों ने अपने नंगे हाथों से की।
वे 20-20 लीटर की बाल्टियों में मलबा भरकर हटा रहे थे। एक एक इंच आगे बढ़ना ये एक बहुत ही थका देने वाली और दिल तोड़ देने वाली प्रक्रिया थी। आगे बढ़ते हैं, इस मलबे के बीच पनपती उम्मीद और दिल टूटने की कहानियों की तरफ। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करता है कि उस दिन किस्मत कैसे दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रही थी। एक तरफ फायर फाइटर जॉन मोराबिटो थे, जो मान चुके थे कि उन्होंने अपना भाई खो दिया है, लेकिन अचानक उनका भाई माइकल उन्हें एक फायर हाइड्रेंट के पास जिंदा मिल गया। वो पल, वो लिटरली एक चमत्कार था। लेकिन ठीक उसी जगह आयोल्फी परिवार को अपने बेटे जोनाथन की तलाश में 89 दिनों तक, जी हाँ 89 दिनों तक तड़पना पड़ा, जब तक कि उन्हें मलबे से उसका शरीर नहीं मिला। जगह एक ही थी, लेकिन इन दो परिवारों के लिए नतीजे बिल्कुल अलग थे। इस बीच कुछ बचाव अभियान तो किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसे थे। पास्क्वाल बुजेली को ही ले लीजिए। जब नॉर्थ टावर गिरा तो वो स्टेयरवेल बी में थे, इमारत का वो इकलौता हिस्सा जो किसी तरह टिक गया था। फायर फाइटर माइकल मोराबिटो ने उन्हें मलबे के एक बहुत गहरे गड्ढे के पार देखा। अब बिना किसी खास सुरक्षा उपकरण के उन्होंने पास्क्वाल को एक रस्सी का हार्नेस पहनाया और उस जानलेवा गड्ढे के ऊपर से झुलाते हुए सुरक्षित निकाल लिया। पास्क्वाल उन चंद खुशनसीबों में से एक थे जो उस मौत के कुएं से जिंदा वापस आ पाए। लेकिन कड़वा सच ये है कि ज्यादातर परिवारों के लिए कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये जानना बहुत ही दिल चीर देने वाला है कि परिवारों को जो क्लोजर या अंतिम शांति मिली वो बहुत ही दर्दनाक रूप में मिली। प्रिंसिपल एडा डॉल्चे की बहन वेंडी की पहचान कैसे हुई? सिर्फ उनके 2 दांतों से। और जोएन हैटन के पति, जो एक FBI एजेंट थे, उनका तो शरीर ही नहीं मिला, सिर्फ उनकी 9 मिलीमीटर सर्विस गन के पिघले हुए टुकड़े मिले। सोचिए, जब दफनाने के लिए अपनों का शरीर भी नसीब ना हो तो उन परिवारों ने खुद को कैसे संभाला होगा। वक्त आगे बढ़ा और हम आते हैं इस त्रासदी के बाद की जिंदगी पर। 11 सितंबर के बाद के वो 7 महीने बेतहाशा खोज, उम्मीदों और एक न खत्म होने वाले दर्द से भरे थे। लेकिन रिकवरी मिशन का एक दिन अंत होना ही था। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्टील का आखिरी टुकड़ा ग्राउंड जीरो से कैनेडी एयरपोर्ट की ओर ले जाया गया, तो लेफ्टिनेंट बिल कीगन ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि अब यहाँ काम खत्म होता है। ये सिर्फ एक साइट के बंद होने की बात नहीं थी, ये एक संकेत था, एक भारी मन से लिया गया फैसला कि अब यहाँ से आगे देखना ही होगा। लेकिन इंसान की जो रेजिलियंस है ना, वापसी करने की ताकत, वो सच में हैरान करने वाली है। उस भयंकर तबाही से जिंदा बचने की सिर्फ 2 महीने बाद ही पास्क्वाल बुजेली के घर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। और जानते हैं उसका नाम क्या रखा गया? होप, यानी उम्मीद। ये इस बात का बहुत ही खूबसूरत और गहरा प्रतीक था कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, जीवन अपनी राह ढूंढी लेता है। लोगों ने इस नई बदली हुई सच्चाई के साथ जीना सीखा और अपनी सारी ताकत उन चीजों पर लगा दी जो सच में मायने रखती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस भयंकर त्रासदी ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कल क्या होगा, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी सोच है। कल की इस अनिश्चितता के बीच आज हम कैसे जीते हैं, मुश्किल वक्त में कैसे एक दूसरे का हाथ थामते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।